Hello students, this is Abhishek Verma and welcome to our channel विद्यास थलीवाले सर। सो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लेकर आए हैं क्लास 10 सीबीएसई एनसीईआरटी का हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर नेशनलिज्म इन यूरोप का 9th वीडियो लेक्चर। जी हाँ, हिस्ट्री के इस फर्स्ट चैप्टर नेशनलिज्म इन यूरोप की हम ऑलरेडी 8 वीडियो लेक्चर्स ला चुके हैं, जिसमें हमने बात की है नेशन स्टेट की थ्योरी की, एज ऑफ रिवॉल्यूशंस की, आउटब्रेक ऑफ रिवॉल्यूशंस की, साथ ही साथ हमने उसमें बात की है लिबरल नेशनलिज्म और हमने उसमें रोमांटिसिज्म की भी बात की है। स्टूडेंट्स, हमने अपने पिछले वीडियो लेक्चर में बात किया था मई रिवॉल्यूशन के बारे में, साथ ही साथ उसके सप्रेशन के बारे में भी देखा था, और तो और हमने ये भी देखा कि कैसे वीमेंस को पॉलिटिकल राइट से डिप्राइव्ड किया गया था। और आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे सर्फडम और बॉन्डेड लेबर ये खत्म हुआ यूरोप में, ना सिर्फ किसी एक कंट्री में जैसे कि रशिया हो गया, हंगरी हो गया, बल्कि आसपास की सभी कंट्रीज में सर्फडम यानी कि स्लेवरी और बॉन्डेड लेबर यानी कि बंधुआ मजदूरी ये सब कैसे खत्म हुआ। और तो और हम स्टार्टिंग करेंगे आज द मेकिंग ऑफ जर्मनी, इटली एंड जो भी दूसरी कंट्रीज हैं जैसे कि यूनिफिकेशन वाली, जर्मनी हो गया, इटली हो गया और साथ ही साथ ब्रिटेन है, उनका यूनिफिकेशन। इन शॉर्ट उन्हें हम यूनिफिकेशन कहते हैं, यानी जर्मनी का नेशन स्टेट बनना, इटली का नेशन स्टेट बनना और ब्रिटेन का नेशन स्टेट बनना, ये पूरी प्रोसीजर हम देखेंगे। साथ ही साथ हम इसमें ये भी पढ़ेंगे कि कैसे बड़े बड़े फ्रीडम फाइटर्स यानी कि इसमें हम लिबरल्स कह सकते हैं, नेशनलिस्ट कह सकते हैं, जैसे कि काउंट डी कैवर, उसमें गसिपी मजीनी, गसिपी गरिबाल्डी, इन सब लोगों ने कैसे कंट्रीब्यूशन दिया, हम इन्हीं की बात करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, आज का वीडियो बहुत ज़्यादा अमेजिंग और इंटरेस्टिंग है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से अक्सर सवाल पूछा ही जाता है। जी हाँ, यूनिफिकेशंस यानी कि जर्मनी का बनना, इटली का और ब्रिटेन का नेशन स्टेट बनना, ये जो प्रोसेस है अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो बहुत ही ध्यान से देखिएगा वीडियो को। चलिए बिना कोई समय गए आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूरोप में स्लेवरी और बॉन्डेड लेबर बहुत चरम सीमा पर था। जैसे हमारी कंट्री में स्लेवरी तो नहीं चलती थी, लेकिन हमारे यहाँ बॉन्डेड लेबर भी बहुत चलता था। लेकिन यूरोपियन कंट्रीज में उस समय 19th सेंचुरी के समय में क्या होता था, स्लेवरी यानी कि सर्फडम, जिसे दास्ता भी कहते हैं, दास्ता मतलब दास बनना, गुलामगिरी जिसे कहते हैं, गुलामी होना, है ना, इन सब चीजों का। और बॉन्डेड लेबर का मतलब होता है बंधुआ मजदूरी कहते हैं। स्टूडेंट्स, ये सर्फडम वर्क को आपने गुलामगिरी के नाम से पढ़ा होगा, आपने प्रीवियस क्लासेस में गुलामगिरी के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन या स्टडी तो किया ही होगा कि क्या होता है गुलामगिरी या क्या होती है स्लेवरी, ठीक। और बॉन्डेड लेबर का मतलब होता है बंधुआ मजदूरी, मतलब किसी भी लेबर से काम करवाया जाता है, उसे दिन भर काम करवाया जाता है और सुबह खाना और शाम को खाना, बस, यानी कोई वेजेस, कोई पेमेंट नहीं दिया जाता, उसे सिर्फ और सिर्फ वर्क करवाया जाता है, यानी कि पेमेंट के तौर पर उसे सिर्फ खाना मिलता है 2 टाइम का। इसे ही बॉन्डेड लेबर कहते हैं, बंधुआ मजदूरी कहते हैं, जो एक तरह से क्या है, अन्याय है, सोशल इविल है, जिसे खत्म किया गया था लिबरल मूवमेंट के थ्रू। तो चलिए हम जानते हैं कि कैसे स्लेवरी यानी कि सर्फडम और बॉन्डेड लेबर अबॉलिश्ड हुए, कहां पर, यूरोप में और बाकी आसपास की यूरोप की कंट्रीज में। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहली बात, कंजर्वेटिव फोर्सेस सप्रेस द लिबरल मूवमेंट्स इन 1848। जैसा कि हमने देखा, वीवर्स रिवॉल्ट हो या फिर मे रिवॉल्यूशन हो, इन सभी रिवॉल्यूशंस को लिबरल्स ने क्या कर दिया, खत्म कर दिया था। यानी नेशन स्टेट बनने की जो स्टेप चल रही थी, नेशन स्टेट बनने की जो प्रोसेस आ रही थी, और डेमोक्रेसी या फिर हम कह सकते हैं रिपब्लिक आने की जो प्रोसेस थी, उसको मोनार्क्स ने क्या कर दिया, खत्म कर दिया। यानी कि लिबरल्स लोगों की पूरे मूवमेंट्स को, लिबरल्स की पूरी फोर्स को किसने, कंजर्वेटिव लोगों ने, मोनार्क लोगों ने क्या कर दिया, सप्रेस्ड कर दिया, ठीक। ये कब हुआ है, 1848 में, चाहे वो वीवर्स रिवॉल्ट हो चाहे वो मे रिवॉल्यूशन हो। मे रिवॉल्यूशन यानी कि फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में जो 831 रिप्रेजेंटेटिव चुने गए थे उनको हटाना, वही क्या कहलाया, रिवॉल्यूशन का सप्रेशन कहलाया, मे रिवॉल्यूशन का, ठीक। तो किसने किया, कंजर्वेटिव फोर्सेस ने। जो भी कंजर्वेटिव फोर्स हैं, आप एक बात समझिए, लिबरल वो लोग हैं जो नेशन स्टेट चाहते हैं, कंजर्वेटिव वो लोग हैं जो मोनार्की चाहते हैं। कंजर्वेटिव वो लोग हैं जो पुरानी सोच रखते हैं, और लिबरल्स वो लोग हैं जो मॉडर्न सोच रखते हैं, जो डेमोक्रेसी के हिसाब या रिपब्लिक के हिसाब से चलना चाहते हैं, जो यूरोप के नेशन स्टेट बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पर लिबरल्स अच्छे लोग हैं और कंजर्वेटिव लोग जो हैं वो पुराने ख्यालात के बुरे लोग हैं, वो डेस्पोटिक रूलर्स की तरह हैं, मोनार्क लोग हैं। कौन, कंजर्वेटिव लोग। तो कंजर्वेटिव लोग ने हमेशा लिबरल्स की मूवमेंट को क्या कर दिया, क्रश कर दिया, सप्रेस कर दिया। यही हाल हुआ 1848 में भी, जब मे रिवॉल्यूशन हुआ, वहां पर भी क्या किया गया, लिबरल्स के मूवमेंट को खत्म कर दिया, सप्रेस कर दिया गया। दूसरा पॉइंट, बट दे वर अनेबल टू रिस्टोर द ओल्ड ऑर्डर। भले ही मोनार्क लोगों ने लिबरल्स के ऑर्डर को खत्म कर दिया, पार्लियामेंट जो न्यू चुनी गई थी फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, उसको हटा दिया, 831 रिप्रेजेंटेटिव्स को हटा दिया, लेकिन एक बार जो पार्लियामेंट का सिलसिला शुरू हो गया, एक बार वोटिंग इलेक्शन शुरू हो गए, एक बार 21 ईयर्स के वो जो मेल हैं, यंग मेल्स,
उनको राइट मिल गया वोटिंग के, तो इन सब चीजों को फिर से रिस्टोर नहीं कर पाए कौन लोग, कंजर्वेटिव लोग। यानी फिर से मोनार्की 100% मोनार्की जो पहले चलती थी इन 1848 मूवमेंट्स के पहले, इसके पहले जो चलती थी उसको वापस नहीं ला पाए। यानी कि भले ही चेंजेस को क्या कर पाए, सप्रेस कर पाए हैं, रोक पाए हैं, लेकिन पहले की तरह स्टैब्लिश्ड नहीं कर पाए हैं कौन लोग, मोनार्क लोग। एंड क्योंकि दे वर अनेबल टू रिस्टोर द ओल्ड ऑर्डर, यानी मोनार्क लोग पहले की तरह फिर से मोनार्की नहीं चला पा रहे थे, क्योंकि मूवमेंट हुआ है और मूवमेंट का कुछ ना कुछ तो असर रहेगा। भले ही मूवमेंट खत्म कर दिया जाए, मूवमेंट को सप्रेस कर दिया जाए, उससे आगे नहीं बढ़ने दिया जाए, लेकिन फिर भी पुराने कंडीशन में लौट नहीं सकते थे मोनार्क लोग। ठीक, फिर देखिए मोनार्क्स रियलाइज्ड दैट, जितने भी मोनार्क्स थे, जितने भी कंजर्वेटिव फोर्सेस थे, उन्हें एक बात तो समझ में आ गई थी, एक बात का उन्हें एहसास हो गया था कि हम चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, कितने भी रिवॉल्ट को सप्रेस कर लें, अगला रिवॉल्ट जरूर खड़ा हो जाएगा। यानी उन्हें यह एहसास हो गया कि साइकिल ऑफ रिवॉल्यूशन जो है खत्म नहीं होगी, कभी वीवर्स रिवॉल्ट होगा, कभी मई रिवॉल्यूशन होगा, कभी अक्टूबर रिवॉल्यूशन होगा, कभी जुलाई रिवॉल्यूशन होगा। यानी हम कुछ भी कर लें, ये लिबरल लोग तब तक नहीं मानेंगे जब तक नेशन स्टेट बनवा ना ले, या जब तक ये लोग कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू रूल करवा ना ले, तब तक लिबरल्स लोग नहीं मानने वाले। यानी अब मोनार्की की तरह ऑर्डर चलाना मुश्किल हो जाएगा। ये एहसास होगा किन लोगों को, मोनार्क लोगों को, कंजर्वेटिव लोगों को। ठीक, monarchs realized that the only way to end the cycle of revolutions was granting concession to the liberal nationalist revolutionary। उन्हें पता तो चल गया था, एक बात का एहसास हो गया था कि वो चाह कर भी कितनी भी कोशिश कर लें, रिवॉल्यूशंस बार बार होते रहेंगे, इसे खत्म नहीं कर सकते। तो एक ही तरीका है कि लिबरल लोगों को रिवॉल्यूशन से रोकना, जो लिबरल्स चाहते हैं वो उनको दे दिया जाए। यानी लिबरल्स क्या चाहते हैं, चुनाव हो, इलेक्शन हो। लिबरल्स चाहते हैं मोनार्की ना रहे, लिबरल चाहते हैं कि पार्लियामेंट रहे और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा रूल चले। तो यही बात मोनार्क को समझ में आ गई। मोनार्क ने कहा कि अगर हम पूरा रेसिस्ट करेंगे लिबरल्स का, तो लिबरल्स मूवमेंट चलाते रहेंगे और हमें खत्म कर देंगे एक ना एक दिन। लेकिन अगर हम उनको थोड़ी बहुत आजादी दे दें या थोड़ा बहुत परमिशन दे दें, वो जो चाहते हैं उसके कुछ डिमांड्स को मांग लें, तो क्या होगा, वो शांत हो जाएंगे लिबरल्स लोग, नेशनलिस्ट तो क्या हो जाएंगे, थोड़े शांत हो जाएंगे, चुप हो जाएंगे, और या फिर इतना ज्यादा विरोध, इतना ज्यादा रिवॉल्यूशंस नहीं करेंगे हमारा मैं रिवॉल्यूशन की तरह या फिर वीवर्स रिवॉल्ट की तरह, ऐसा कुछ तो नहीं करेंगे। और ये बात उन्होंने समझ ली थी, ये बात मोनार्क को एहसास हो गया था। Monarchs realized that the only way to end the cycle of revolution was granting concession to the liberal nationalist revolutionaries। revolutionaries को छूट दे दो, concession छूट दे दो, जो वो चाहते हैं, तो अपने आप ये रिवॉल्यूशन बंद कर देंगे। ठीक, चौथी बात, the serfdom and bonded labor was abolished। इसीलिए क्या किया गया, ये लिबरल्स की डिमांड थी कि स्लेवरी खत्म कर दी जाए, बंधुआ मजदूरी, बॉन्डेड लेबर खत्म कर दिया जाए, है ना। आपको पता होगा कि यूरोपियन कंट्रीज में क्या होता था, स्लेवरी बहुत ज्यादा चलती थी। यानी लोगों को खरीदा जाता था, उन्हें बेचा जाता था, उन्हें गुलाम बनाया जाता था, स्लेव बनाया जाता था, उनसे डेली के वर्क करवाए जाते थे। और तो हमने ये पढ़ा था, फ्रेंच रिवॉल्यूशन में प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि स्लेवरी जो है निग्रोज लोग की, अफ्रीकन निग्रोज लोग की होती थी, है ना, उन्हीं लोगों को गुलाम बनाया जाता था। ये सारी बातें हमने पढ़ी थी। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि लिबरल्स को जो भी कंसेशन मिला है, किसके द्वारा मिला है, कंजर्वेटिव्स। क्योंकि कंजर्वेटिव जान गए हैं कि लिबरल्स को खत्म नहीं किया जा सकता, उनकी पावर को दबाया नहीं जा सकता, तो इसलिए उनकी थोड़ी बात मान लो, है ना। ना पूरी बात कंजर्वेटिव की रहेगी, ना पूरी बात लिबरल्स की रहेगी। तो एक मिड टर्म सॉल्यूशन निकाला गया, किसने निकाला, मोनार्क्स ने। और उन्होंने सर्फडम, स्लेवरी और बॉन्डेड लेबर यानी कि बंधुआ मजदूरी खत्म कर दी। इस तरह से जो रूलर्स थे कहाँ के, हंगेरियन के, हंगेरी कंट्री जो है, हंट्सबर्ग जो कंट्री है, मतलब यूरोपियन रूलर्स की बात कर लेते हैं। आपको अगर नाम याद रखने में दिक्कत होती है तो आप सीधा बोलिए, यूरोपियन रूलर्स ग्रांटेड मोर ऑटोनॉमी टू लिबरल्स इन 1867। जी हाँ, हंगेरियन जो रूलर्स थे, हंट्सबर्ग के जो रूलर थे, उन्होंने हंगेरियन कंट्री के लोगों को क्या कर दिया, मोर कंसेशन दे दिया ना, मोर ऑटोनॉमी दे दिया लिबरल्स को। यानी सभी लोगों को जो मूवमेंट चाहते हैं, यूरोपियन कंट्रीज के सारे मोनार्क ने क्या किया, उन सभी लिबरल्स को छूट दे दी, उन सभी लिबरल्स को परमिशन दे दी कि आप क्या कर सकते हो कि आप अपनी मर्जी से आप जी सकते हो, आपको मोनार्क वाले रूल मानने की जरूरत नहीं है, या पुराने जो मोनार्क के रूल्स है वो हम खत्म करते हैं। आप चाहते हो पार्लियामेंट बनाना, तो आप लोग इलेक्शन करवाइए, आप लोग पार्लियामेंट बनाइए, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव बनाइए और मुझे एक पोस्ट दीजिए, ऐसा मोनार्क का मानना था। तो आप यहां पर देख पा रहे हैं कि मोनार्क ने घुटने टेक दिए थे लिबरल्स के आगे। यानी यहां पर नेशन स्टेट बनने की जो स्टेज है, वो पहली स्टेज सक्सेसफुल होती दिखाई दे रही है। क्यों? क्योंकि मोनार्क लोग पहले तो पूरा अपोज करते थे लिबरल मूवमेंट का, लेकिन अब वो समझ गए हैं कि पूरी तरह से अपोज करते रहेंगे तो फिर से पूरी तरह से विरोध होते रहेगा। इसलिए हम पूरी तरह से विरोध अपोज नहीं करेंगे, पूरी तरह से मूवमेंट को खत्म नहीं करेंगे, तो अपने आप पूरी तरह से मूवमेंट होंगे भी नहीं फिर से वापस। यानी साइकिल ऑफ रिवॉल्यूशंस को रोकने का एक ही ऑप्शन है, क्या किया जाए, उन्हें कंसेशन दे दिया जाए, लिबरल्स को क्या कर दिया जाए, कंसेशन
दे दिया जाए जैसा वो चाहते हैं। तो यही कंडीशन ठीक हुई है कहाँ पर, हमारे यूरोप में। तो इस तरह से हम देख पा रहे हैं कि जो भी मोनार्क है उन्हें एहसास हो गया लिबरल्स की पावर का, लिबरल्स को अपनी मेहनत का फल मिल गया है, थोड़ा सा ही से, पूरा मूवमेंट तो सक्सेसफुल नहीं है पर थोड़ा सा तो जरूर मिला है। तो दिस इज द वे हाउ द स्लेवरी एंड बॉन्डेड लेबर अबॉलिश्ड इन यूरोप। तो स्टूडेंट्स ये बात कर ली हमने स्लेवरी और बॉन्डेड लेबर के अबॉलिशन की यूरोप में। अब हम बात करेंगे मेकिंग ऑफ इटली एंड जर्मनी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं यूनिफिकेशंस को पढ़ना, यानी कि कैसे नेशन स्टेट की थ्योरी वर्क होती है और कैसे नेशन स्टेट बनता है, कैसे बना जर्मनी, कैसे इटली बना नेशन स्टेट, इन सबको हम चलिए पढ़ेंगे। सो स्टूडेंट्स, इतना सारा नेशन स्टेट की थ्योरी और रिवॉल्यूशंस के बारे में पढ़ लेने के बाद अब हम बात करने जा रहे हैं कि कैसे जर्मनी और इटली यूनिफाई हुए। जी हाँ, वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द यूनिफिकेशंस ऑफ जर्मनी एंड इटली। लेट्स स्टडी हाउ द जर्मनी एंड इटली गॉट यूनिफाइड। तो हम बात करने जा रहे हैं यूनिफिकेशंस ऑफ जर्मनी और इटली की। उसमें हम सबसे पहले बात करेंगे जर्मनी की, कि कैसे जर्मनी यूनिफाइड हुआ। यूनिफाइड हुआ मतलब जर्मनी जो है, एक अकेला सिंगल जर्मनी जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में बटा है, वो कैसे यूनिफाइड हुआ। ठीक, हमें यही बात करनी है, यानी अकेला जर्मनी जो है वो डिफरेंट पार्ट्स में जो बटा हुआ है उसको कैसे यूनिफाइड किया गया है। समझ पाएंगे ना जो हम आपको करके बता रहे हैं इशारे, इससे मतलब क्या है कि ये जो एक ही नेशन स्टेट से जुड़ा हुआ है, नेशन स्टेट नहीं बोलेंगे हम, एक ही नेशन से जुड़ा हुआ है लेकिन डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में बटा हुआ है, और इसी को क्या करना है, एक साथ जोड़ना है। तो क्या बन जाएगा, नेशन स्टेट बन जाएगा। ये सारे स्टेट्स हैं और एक नेशन है और इनको जोड़ दिया जाएगा तो क्या बनेगा, नेशन स्टेट बनेगा। तो यही कैसे हुआ जर्मनी में, चलिए हम इसी की बात करते हैं। तो यहां पर सवाल क्या पूछा गया है या टॉपिक क्या दिया गया है, कैन आर्मी बी द आर्किटेक्ट ऑफ ए नेशन। क्या किसी देश की आर्मी उस देश का निर्माता हो सकती है, क्या आर्मी किसी देश को बनाती है, क्या आर्मी किसी देश का निर्माण कर सकती है। यानी कि क्या ये जो नेशन स्टेट है इसका फॉर्मेशन या फिर जर्मनी का यूनिफिकेशन आर्मी के द्वारा हो सकता है, क्या आर्मी की मदद से देश को यूनिफाई किया जा सकता है, क्या आर्मी की मदद से कंट्री में यूनिटी लाई जा सकती है, क्या, इसी की बात हमें करनी है। तो स्टूडेंट देखिए, सबसे पहली बात कि जब लिबरल्स मूवमेंट चल रहे थे, रिवोल्यूशनरीज चल रहे थे, सारे मोनार्क लोग क्या कर रहे हैं, लिबरल्स को मूवमेंट को सप्रेस कर रहे थे। तो आपको एक बात तो समझ में आई होगी कि किसी भी रिवोल्यूशन को सप्रेस करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, आर्मी होनी चाहिए, आपके पास बड़ी सी सेना होनी चाहिए। और लिबरल लोग को भी लड़ने के लिए क्या चाहिए, अपोज करने के लिए भी आर्मी चाहिए और सप्रेस करने के लिए भी क्या चाहिए, आर्मी चाहिए। यानी हम कह सकते हैं चाहे नेशन स्टेट बनाना हो या मोनार्की चलानी हो, इन दोनों प्रोसेस में क्या चाहिए, आर्मी ही चाहिए। तो आर्मी क्या कर सकती है, नेशन का क्रिएशन भी कर सकती है और नेशन का डिस्ट्रॉय भी कर सकती है। यानी कि राष्ट्र का अगर निर्माण करना है तब भी हमें आर्मी की जरूरत होगी, और राष्ट्र को यदि भंग करना है, राष्ट्र को खत्म करना है, तब भी हमें आर्मी की आवश्यकता होगी। आपने देखा है वर्ल्ड वॉर के जो फाइट्स हुए उसमें आर्मी नहीं लड़ी है, कितनी कंट्रीज उसमें तबाह हो गई, बर्बाद हो गई, और कितनी कंट्रीज उस समय न्यू बन भी गई, स्ट्रांग भी हो गई, किसकी वजह से, सिर्फ और सिर्फ वर्ल्ड वॉर की वजह से, आर्मी की हेल्प से। तो यही यहाँ पर पूछा गया है, क्या आर्मी किसी देश का निर्माता हो सकती है, क्या आर्मी जर्मनी को नेशन स्टेट में कन्वर्ट कर सकती है, क्या आर्मी ने ही जर्मनी को नेशन स्टेट में कन्वर्ट किया, क्या आर्मी ने ही यूनिफिकेशन किया जर्मनी का। चलिए हम उसकी बात करते हैं। तो आपको पहले से पता है कि नेशनलिस्ट फीलिंग्स वर प्रमोटेड ऑफन बाय कैप्चरिंग पावर। ये बात का ध्यान रखिए, कभी भी नेशनलिस्ट फीलिंग को प्रमोट करने के लिए कई बार क्या किया गया है, पावर कैप्चर की गई है। यानी लिबरल लोग क्या करते हैं, कोई मोनार्क है, कंट्री का मोनार्क है, मान लीजिए जर्मनी का एक स्टेट है, ये सारे जो आप देख पा रहे हैं जर्मनी के डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स है। अगर जर्मनी का इस स्टेट का पर्सन जो मोनार्क है वो क्या चाहता है कि वो लिबरल मूवमेंट नहीं चाहता, लेकिन लिबरल लोग ज्यादा है, वो लिबरल लोग मिल के इस राजा को हरा दे और उस स्टेट को कब्जे में लाके उसको नेशन स्टेट बना दे, तो क्या होगा, हम ये कह सकते हैं कि कभी कभी नेशन स्टेट बनाने के लिए हमें लड़ाई झगड़ा भी करना पड़ता है, कभी कभी अच्छा काम करने के लिए हमें लड़ना भी पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल देते हैं, पाकिस्तान जैसी कंट्री, वो हमेशा टेररिज्म फैलाती है, तो पाकिस्तान जैसी कंट्री में टेररिज्म रोकने के लिए कई बार हमें खुद वॉर करने होते हैं, हमें खुद सर्जिकल स्ट्राइक करना पड़ता है, पाकिस्तान से लड़ाई लड़नी पड़ती है। हमने हिस्ट्री में कई लड़ाइयां लड़ी भी हैं पास्ट में पाकिस्तान के साथ, और 5 लड़ाइयां लगभग लड़ी हैं और 5 में पाकिस्तान को हमने हराया है। तो हम कह सकते हैं कई बार अच्छा बनने के लिए कुछ बुरे काम भी करने पड़ते हैं, अच्छे चीजों को करने के लिए कुछ बुरे काम भी करने होते हैं, जैसे कि हमें वॉर करना होता है। वॉर कोई अच्छी चीज नहीं होती है, लेकिन कई बार सबकी भलाई के लिए वॉर करना ही पड़ता है। तो सेम यही बात चल रही है कि अगर मोनार्क को खत्म करना है तो मोनार्क की तरह ही हमें क्या करना पड़ेगा, आर्मी इस्तेमाल करनी पड़ेगी, लड़ाई लड़नी पड़ेगी और मोनार्क को कब्जे में करना पड़ेगा। तो सेम चीज यहां पर भी हुआ है, कहां पर, जर्मनी में। तो जर्मनी में जो यूनिफिकेशन की प्रोसेस है ये शुरुआत हुई है कि इससे अनजाने तौर पर, अनजाने तौर पर मतलब कोई जानबूझकर जर्मनी को यूनिफाई नहीं कर रहा था, जानबूझकर जर्मनी को नेशन स्टेट नहीं बना रहा था, जर्मनी को अनजाने में नेशन स्टेट बन गया जर्मनी का। वो बनाने जा रहे थे मोनार्क का ग्रुप अलग से, लेकिन वो एक्चुअली बन गया क्या, अलग से नेशन स्टेट ही बन गया। तो चलिए हम उसी को पढ़ेंगे कि कैसे नेशन स्टेट बना। तो देखिए
नेशनलिस्ट फीलिंग को प्रमोट करने के लिए कई बार पावर भी कैप्चर की जाती थी, यानी कि लिबरल लोग भी क्या करते थे, राजा को कैद करते थे, उसे हराते थे, मार देते थे, ताकि वो क्या करे, गलत काम ना कर पाए। यानी अन्याय को रोकने के लिए कई बार खुद भी हमें क्या करना पड़ता है, लड़ाई लड़नी पड़ती है, युद्ध करना पड़ता है। तो सेम चीज लिबरल लोगों ने भी किया। दूसरी बात, लिबरल इनिशिएटिव्स वर रिप्रेस्ड बाय मोनार्क्स विद द हेल्प ऑफ मिलिट्री सपोर्टेड बाय लैंड ओनर जंकर्स ऑफ प्रशिया। ठीक, जिस प्रकार से लिबरल लोगों ने मोनार्क्स को हराया और मैक्सिमम टाइम मोनार्क्स ने लिबरल्स को हराया, यानी दोनों ने एक दूसरे को हराया। यानी मोनार्की लानी है तब भी आर्मी की मदद से किसने किया, मोनार्क ने मोनार्की ला दी, और लिबरल्स को मोनार्क को हराना था तो लिबरल लोगों ने क्या किया, आर्मी की मदद से मोनार्क को हटाया। यानी आर्मी यहाँ पर बहुत मेन रोल प्ले कर रही है। यही तो हमारा टाइटल जस्टिफाई कर रहा है, कैन द आर्मी बी द आर्किटेक्ट ऑफ ए नेशन। तो हम कह सकते हैं कि यस, आर्मी कैन बी द आर्किटेक्ट ऑफ ए नेशन। ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, यस आर्मी कैन बी द आर्किटेक्ट ऑफ ए नेशन, बट हाउ, कैसे हम यहाँ देखते हैं कि आर्मी ही क्या करती है, लिबरल्स के गवर्नमेंट को खत्म करती है। मोनार्क लोगों के ये हुआ, लिबरल की जो भी इनिशिएटिव्स थे, यानी लिबरल लोगों ने जो भी कदम उठाए थे, जो भी कोशिश की थी लिबरल लोगों ने, उनके इनिशिएटिव्स का, उनके कामों को रिप्रेस किया, खत्म किया। किन लोगों ने, मोनार्क ने। कहाँ के मोनार्क ने, प्रशिया कंट्री के मोनार्क ने। वहां के जो मोनार्क थे, वहां के जो बड़े बड़े लैंड ऑनर्स थे, यानी जो अमीर लोग थे ना, नोबल लोग, वो नहीं चाहते थे कि कंट्री नेशन स्टेट बने, क्योंकि जब नेशन स्टेट बनेगा तो सब लोग तो समान हो जाएंगे, सब लोग इक्वल राइट्स मिलेंगे। फिर इक्वल राइट्स मिलेंगे तो नोबेलिटी चली जाएगी, उनको स्पेशल फायदा नहीं मिलेगा ना। तो क्या होता है, कंट्री नेशन स्टेट बनने से अमीर लोग को नुकसान होता है। तो वही अमीर लोग, लैंड ओनर्स, जिनको जंकर्स कहा जाता था, जी हाँ, रशिया के जो बिग लैंड ओनर्स थे ना, उन्हें क्या बोला जाता था, जंकर्स बोला जाता था। याद रखिए, हो सकता है ऑब्जेक्टिव में कभी आ जाए, हु वर जंकर्स, तो आपको ध्यान क्या रखना है, द बिग लैंड ओनर्स ऑफ रशिया वर जंकर्स। जी हाँ, द बिग लैंड ओनर्स ऑफ रशिया वर नोन एज जंकर्स। तो बिग लैंड ओनर्स और मोनार्क्स, ये लोग अपनी मिलिट्री की मदद करके क्या करते थे, लिबरल्स के कामों को खत्म कर देते थे, लिबरल्स को हरा देते थे, लिबरल्स मूवमेंट खत्म कर देते थे और नेशन स्टेट बनने पर रोक लगा देते थे। कौन लोग, मोनार्क लोग। और इन मोनार्क को सपोर्ट मिलता था किसका, बिग लैंड ओनर्स का, जिन्हें हम क्या कहते हैं, जंकर्स। ये लोग कहाँ के थे, प्रशिया के। ठीक, प्रशिया ने क्या किया, अब प्रशिया ने देखा कि लिबरल लोग एक ग्रुप बना के बार बार क्या करते हैं, मूवमेंट चलाते हैं मोनार्क को हराने के लिए। तो क्यों ना हम मोनार्क लोग मिलके लिबरल्स को हराने के लिए मूवमेंट चलाते हैं। हम आपको बताते हैं, ये समझ लीजिए, ये लिबरल का ग्रुप है, ये क्या है, लिबरल का ग्रुप है। तो लिबरल लोग अपना ग्रुप बनाते हैं कुछ इस तरह से, और किसके खिलाफ लड़ते हैं, ये किसके खिलाफ लड़ते हैं, मोनार्क के खिलाफ। तो ये मोनार्क का ग्रुप है। ठीक, अब ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा इमेजिन करने की कोशिश कीजिए। ये मोनार्क लोग ने भी इसके अपोजिट में क्या बना लिया, ग्रुप बना लिया। ठीक, तो यहां पर आप देख पा रहे हैं कि जिस तरह से लड़ाई चल रही है, लिबरल लोग क्या करते थे, आपको पता है कि सारे यूरोपियन मिडिल क्लास के लिबरल्स थे, उन्होंने एसोसिएशन बना के लड़ना शुरू कर दिया मोनार्क के खिलाफ। यानी सारे लोग नेशन स्टेट बनाने के लिए, कॉमन पीपल, मिडिल क्लास पीपल और गरीब लोग क्या हो गए, एक साथ आ गए, लड़ाई लड़ी मोनार्क को हराने के लिए, कि हमने नेशन स्टेट बनाया, मोनार्क को हराएंगे। फिर सारे मोनार्क भी तो एक साथ आ गए थे। आपको पता होगा, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट जब बन रहा था तो फ्रेडरिच विलियम फोर्थ को क्राउन ऑफर किया गया था, है ना, उसे जो किंग था प्रशिया का, उसे क्राउन ऑफर किया कि तुम डेमोक्रेटिक को संभालो, है ना, रिपब्लिक को संभालो। लेकिन उसने मना कर दिया था और दूसरे मोनार्क का ज्वाइन कर लिया था एसोसिएशन, कि हम सारे राजा लोग एक तरह साथ रहेंगे, एक तरफ रहेंगे ना। तो सेम क्या हुआ, जब लिबरल्स एक साथ हो सकते हैं तो सारे मोनार्क भी एक साथ आ गए, यानी सारे मोनार्क लोग एक तरफ हो गए, सारे लिबरल्स एक तरफ हो गए। तो क्या हुआ, देखिए, रशिया एस्टैब्लिश जोल्बरीन और कस्टम यूनियंस। रशिया ने क्या किया, जोल्बरीन एक ग्रुप बनाया सारे मोनार्क लोगों का, सारे जो भी डेस्पोटिक रूलर्स है या जो लोग नेशन स्टेट नहीं चाहते, नेशन के अपोजिट वाले लोग है ना, उनका एक ग्रुप बनाया जिसे क्या कहा गया, जोल्बरीन और कस्टम यूनियंस कहा गया। ठीक, विच वाज जॉइंड बाय द मोस्ट ऑफ जर्मन स्टेट्स। अब क्या हुआ, जर्मनी के मान लीजिए ये लिबरल लोग हैं और जर्मनी का ये मोनार्क अलग है, ये मोनार्क अलग है, ये मोनार्क अलग है, सारे जो मोनार्क्स है ना ये अलग है, ये एक साथ नहीं है, नेशन स्टेट नहीं बने, लेकिन ये जो लोग हैं सारे एक साथ हैं, ये लिबरल लोग एक साथ हैं और ये लोग अलग अलग थे। फिर क्या हुआ, जब जर्मनी ने क्या किया, जर्मनी ने अपना एक ग्रुप बनाया जिसे क्या बोला गया, जोल्बरीन। तो मोनार्क लोग को ये जब रियलाइज हुआ कि हम लिबरल से ऐसे अकेले अकेले नहीं जीत सकते, हमें लिबरल से लड़ने के लिए हमें भी क्या होना पड़ेगा, यूनाइट होना पड़ेगा। लिबरल से लड़ने के लिए हमें भी क्या होना पड़ेगा, यूनाइट होना पड़ेगा। ये किसने सोचा, मोनार्क्स ने। और मोनार्क्स ने क्या फॉर्म किया, जोल्बरीन एक ग्रुप बनाया और इसका नाम था कस्टम यूनियन या फिर जोल्बरीन। कस्टम यूनियन मतलब सरकारी संस्थान समझ लीजिए, सरकारी ग्रुप समझ लीजिए, ऐसा जो क्या करेगा, लोगों से टैक्स लेगा, लोगों के ऊपर रूल करेगा, ऐसा ग्रुप। ठीक, वही नाम दिया उन्होंने, ज्वाइंड बाय मोस्ट जर्मन स्टेट्स। अब सारे मोनार्क खुश हो गए, चलो वो मोनार्क ग्रुप बना रहे हैं, हम भी उस मोनार्क के साथ जुड़ जाते हैं। यानी ये देखिए आप,
ये जो लोग अकेले अकेले रूल करना पसंद करते थे, अब वो एक साथ ग्रुप में आ रहे हैं। अब ग्रुप में आने का मतलब क्या होता है? वही तो नेशन स्टेट है। जी हाँ, ये बेवकूफ लोग, मोनार्क लोग को लगा कि हम एक साथ मिलकर अपनी ताकत बढ़ा रहे हैं, लेकिन ये मोनार्क लोग इतने बेवकूफ थे, अनजाने में ही उन्होंने क्या कर दिया, नेशन स्टेट बना डाला। क्योंकि सिंगल सिंगल रहते तो नेशन स्टेट तो नहीं था, सिंगल सिंगल ये लड़ रहे थे तो नेशन स्टेट था ही नहीं ना। और ये लिबरल लोग किससे लड़ रहे थे? सबको एक करने के लिए ही तो लड़ रहे थे ना। लिबरल लोग सबको नेशन स्टेट बनाने के लिए ही तो लड़ रहे थे। अब ये बेवकूफ लोग जो मोनार्क हैं, इनको लगता है कि इससे क्या होगा, ये ग्रुप बना लेंगे, जोल्बरिंग ग्रुप बना लेंगे, कस्टम यूनियन ग्रुप बना लेंगे, एक साथ आ जाएंगे तो लिबरल्स को हरा पाएंगे। पर इन बेवकूफों ने अनजाने में ही सबको यूनिफाई कर दिया, यानी सारे मोनार्क को एक साथ जोड़ दिया। अब सारे मोनार्क एक साथ जुड़ गए तो ये तो क्या हो गया, अनजाने में एक यूनिफिकेशन हो गया, एक ग्रुप बना लेना है ना। तो सेम किसने किया था? प्रशिया ने। यानी हम कह सकते हैं कि प्रशिया ने अनजाने में ही क्या कर दिया, यूनिफिकेशन शुरू कर दिया जर्मनी का। यानी जर्मनी के यूनिफिकेशन के लिए मेहनत कर रहे लिबरल्स, और अनजाने में उन लिबरल्स की हेल्प कर दी किसने? जर्मनी, इस प्रशिया ने और जर्मनी ने। देखिए कैसे प्रशिया एस्टैब्लिश जोल्बरिन और कस्टम यूनियंस जॉइंड बाय मोस्ट जर्मन स्टेट्स, है ना। मोस्ट जर्मन स्टेट्स ने क्या किया था, एक ग्रुप बना लिया था जोल्बरिन और कस्टम यूनियंस का, इससे इन सब ने ज्वाइन किया था। ग्रुप बना था प्रशिया के द्वारा और ज्वाइन किया किसने? इन सभी जर्मन स्टेट्स ने। यानी ग्रुप बनाने की इनिशिएटिव किसने ली, पहला कदम किसने उठाया? प्रशिया ने। तो प्रशिया ही तो होगा ना फर्स्ट स्टेप लेने वाला, यानी प्रशिया ने ही ग्रुप बनाया, यानी प्रशिया ने क्या बना दिया, मोनार्क का नेशन स्टेट बना दिया। अब क्या होता, अलग अलग राजा को हराना बड़ा मुश्किल था। पहले इस राजा को लिबरल हराते, फिर इस राजा को हराते, फिर इस राजा को हराते। अब इस सारे राजा जब एक साथ हो गए हैं तो इनका एक कॉमन किंग होगा, इस ग्रुप का, जोल्बरिन ग्रुप का एक कॉमन हेड होगा। उस कॉमन हेड को हराओ, अब सबको कब्जे में ले लो, यानी सारा का सारा फिर से नेशनल स्टेट बच जाएगा। तो यानी बहुत सही चांस मिल गया था नेशन स्टेट क्रिएट करने का, ठीक। हेंस इन दिस वे प्रशिया अनकॉन्शियसली, प्रशिया ने इस तरह से अनजाने में ही क्या कर दिया, टुक फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। तो ये बेवकूफ मोनार्क लोग, ये बेवकूफ प्रशिया के लोग क्या सोच रहे थे कि हम मोनार्क लोग मिल के क्या करेंगे, यूनिटी बनाएंगे। लेकिन ये बेवकूफ लोग ये भूल गया कि हम यूनिटी बना के एक्चुअली वही कर रहे हैं जो क्या चाहते हैं, लिबरल्स चाहते हैं। लिबरल्स ही तो चाहते थे कि हम में यूनिटी आए, और यही लोग क्या हो गए, मिलके एक साथ ग्रुप बना लिए। तो अनजाने में इन्होंने क्या कर दिया, एक यूनिफिकेशन की तरफ पहला कदम ले लिया ना। दे टुक फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द क्रिएशन ऑफ नेशन स्टेट। दिस वाज डन बाय, किसके द्वारा किया गया था? प्रशिया के जो चीफ मिनिस्टर थे, ऑटोमन बिस्मार्क। कौन थे वो? ऑटोमन बिस्मार्क के प्रशिया के चीफ मिनिस्टर थे, उनके द्वारा ये कदम उठाया गया था। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये क्या है, जर्मनी का यूनिफिकेशन शुरू हो गया। दिस इज द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। अब ये कैसे हुआ? तो ये आर्मी की मदद से हुआ। एक आर्मी जो मोनार्क को हराना चाहती है, दूसरी आर्मी जो लिबरल्स को हराना चाहती है। लिबरल्स को देख के डर गए और अपनी यूनिटी बना ली किससे? मोनार्क ने। और यूनिटी का बनना ही तो यूनिफिकेशन कहलाता है। तो सारे मोनार्क जो हैं यूनाइट हो गए, यानी कि प्रशिया जो है उसने क्या किया, अनजाने में ही यूनिफिकेशन कर दिया जर्मनी का, या जर्मनी के यूनिफिकेशन के पहला कदम उठा दिया। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। चलिए अब हम बात करते हैं हमारे अगले टॉपिक की। सो स्टूडेंट्स हमें बात करनी है कि जर्मनी का जो यूनिफिकेशन हुआ उस समय कौन कौन से मेजर इवेंट्स हुए, कौन से मेजर इवेंट्स हुए जो जर्मनी के यूनिफिकेशन के पार्ट थे, या उसके यूनिफिकेशन के रास्ते में फाइनल जो डेस्टिनेशन है यूनिफिकेशन का वो कैसे अचीव हुआ, एंड कौन कौन से एक्टिविटीज थी जिसने जर्मनी को एकदम फुली यूनिफाइड कर दिया। तो चलिए हम देखते हैं मेजर इवेंट्स ड्यूरिंग यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। देखिए, द वॉर विथ ऑस्ट्रिया, डेनमार्क एंड फ्रांस। जी हाँ, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के बीच वॉर चला, वो भी लगभग 7 सालों तक, है ना। प्रशिया और ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस, इन दो तीनों की, और वर्सेस प्रशिया था, यानी ये 3 देश किसके खिलाफ लड़ रहे हैं? प्रशिया के खिलाफ लड़ रहे हैं, ठीक है। तो इनको हराया किसने? प्रशिया ने। यानी दिस वॉर बिटवीन ऑस्ट्रिया, डेनमार्क एंड फ्रांस वर्सेस प्रशिया ended with the Prussian victory and finally the Germany unification of Germany completed। तो आपको ध्यान कर रखना है, there was war between France, Austria and Denmark, बिटवीन इन तीनों का वर्सेस था किसके? हमारे प्रशिया के। और प्रशिया ने क्या किया, 7 सालों तक इनसे लड़ाई लड़ी और फाइनली प्रशियन विक्ट्री के साथ ये लड़ाई एंड हुई। और इस लड़ाई के एंड होने के साथ ही जर्मनी का यूनिफिकेशन क्या हो गया? कंप्लीट हो गया, एंड द विक्ट्री कंप्लीटेड द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। तो आपको ये बात ध्यान रखनी, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट है। क्या इंपॉर्टेंट इवेंट है कि 7 सालों तक लगातार लड़ाई चलती रही, प्रशिया वर्सेस ऑस्ट्रिया, डेनमार्क एंड फ्रांस। जी हाँ, प्रशिया वर्सेस ऑस्ट्रिया, डेनमार्क एंड फ्रांस। जो लड़ाई कब तक चली है? 7 इयर्स तक चली है। दिस वॉर लास्टेड 7 इयर्स एंड एंडेड विद द
प्रशियन विक्ट्री, और जब तक प्रशिया जीत नहीं गया तब तक लड़ाई चलती रही। प्रशिया की जीत के साथ ही युद्ध खत्म हुआ और इसी के साथ जर्मनी का यूनिफिकेशन कंप्लीट हो गया। तो ये बात आपको क्लियर हो गई। यहाँ पर पहला इवेंट क्या हुआ मेजर, कि प्रशिया की विक्ट्री हुई है जिससे जर्मनी का यूनिफिकेशन कंप्लीट हुआ है। तो आपको सवाल पूछा जा सकता है कि बाय विच इंसिडेंट या थ्रू विच इंसिडेंट या विच इंसिडेंट वाज रिस्पांसिबल फॉर द कंप्लीट यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। तो आपको बताना पड़ेगा द प्रशियन विक्ट्री against Denmark, Austria and France was the reason behind the complete unification of Germany, was responsible for the complete unification of Germany। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये पॉइंट आप याद रखिएगा बिल्कुल, ठीक है। चलिए दूसरी बात करते हैं। In January 1871 the Prussian king William I was proclaimed जर्मन एम्परर इन ए सेरेमनी हेल्ड एट वर्साइलिस। जी हाँ, वर्साइलिस में एक सेरेमनी आयोजित की, एक कार्यक्रम आयोजित किया गया और इस कार्यक्रम में ये घोषणा की गई कि प्रशिया के राजा विलियम फर्स्ट क्या रहेंगे, पूरी जर्मनी के क्या रहेंगे, एम्परर रहेंगे। क्योंकि इन्होंने ही तो पूरे जर्मन के मोनार्क को एक साथ लाया है। तो मोनार्कों का भी मोनार्क, यानी 5 मोनार्क है तो उन 5 मोनार्क को रूल करने के लिए एक नया मोनार्क बना, यानी समझ लीजिए एक ऐसा मोनार्क जो सबको कंट्रोल कर रहा है। तो यही तो होता है डेमोक्रेसी में, यही तो होता है किसमें, रिपब्लिक में। एक ऐसा मेन हेड होता है जो बाकी हेड्स को कंट्रोल करता है, जैसे प्रेसिडेंट होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है, बाकी मिनिस्टर को कंट्रोल करता है। तो बिल्कुल वही सिस्टम तो इन्होंने भी अपनाया। इसलिए ये न चाहते भी इन लोगों ने क्या किया, अनजाने तौर पे अनकॉन्शियसली इन्होंने जर्मनी को क्या कर दिया, यूनिफाइड कर दिया था। यही कहना चाहते हैं यहाँ पर, ठीक। जनवरी 1871 में प्रशियन किंग जो है विलियम फर्स्ट, उसे ही राजा घोषित किया गया जर्मनी का। ये कहां पर हेड हुआ था, ये सेरेमनी वर्साइलिस में, ठीक। ये दूसरा इवेंट होगा। हम तीसरे इवेंट की बात करते हैं। ऑन 18 जनवरी 1871 उसी समय की बात है, क्या किया गया, एक असेंबली बनाएगी, है ना, जिसमें क्या क्या चीजें रखी, क्या क्या हुआ। इसमें जर्मन स्टेट के सारे हेड आए थे, साथ ही साथ न्यू जर्मन एम्पायर का जो कैसर विलियम था उसने हेड किया था इस मीटिंग को। इसमें कौन आया था, चीफ मिनिस्टर आए थे, ऑटोमन बिस्मार्क आए थे, साथ ही साथ आर्मी के रिप्रेजेंटेटिव आए थे, जर्मन स्टेट के दूसरे जो प्रिंस थे ना, सारे बहुत सारे जर्मन स्टेट जो थे वो के हेड भी आए हुए थे। यानी कि इस मीटिंग में, इस असेंबली में, ये जैसे कि पार्लियामेंट होता है, पार्लियामेंट में 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव चुने गए थे फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में, ठीक। बिल्कुल वैसे ही 1871 में एक असेंबली बनी। उस असेंबली में कौन है, चीफ मिनिस्टर ऑटोमन बिस्मार्क है और उसके हेड कौन है, कैसर विलियम फर्स्ट बने हुए हैं। इसमें आर्मी के भी हेड लोग हैं, इसमें दूसरे जर्मन स्टेट के प्रिंस लोग भी आए हुए हैं। यानी इतने सारे लोग अलग अलग अपने स्टेट को रिप्रेजेंट करते आए हैं। यानी ये रिप्रेजेंटेटिव ही तो हुए, यानी कि ये जनता के प्रतिनिधि ही तो हुए, यानी कि ये डेमोक्रेसी का ही तो रूल चल रहा है यहाँ पर, कॉन्स्टिट्यूशन रिपब्लिक का ही तो रूल चल रहा है। और इन लोगों को पता ही नहीं, अनजाने में ही ये सब डेमोक्रेटिक तरीके से चले जा रहे हैं, ठीक। जिसमें ये जो मीटिंग हुई है ये इसमें सारे लोग कंप्राइज थे। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि 18 जनवरी 1871 में जो मीटिंग हुई उसमें कौन कौन था, तो उसमें कौन कौन था, तो ऑटोमन बिस्मार्क चीफ मिनिस्टर, ठीक, साथ ही साथ कैसर विलियम फर्स्ट जो जर्मन एम्पायर के न्यू हेड थे, साथ ही साथ आर्मी के रिप्रेजेंटेटिव और अदर जर्मन स्टेट्स के क्या आए थे, प्रिंस भी आए थे। सारे लोग आए थे और इन लोगों ने क्या किया, वो असेंबली को कंप्रोमाइज किया, बनाया है, ठीक। द न्यू स्टेटेड, जो नया स्टेट बना है, न्यू जर्मनी बनी है ना, यानी कैसर विलियम के अंडर। तो कैसर विलियम ने क्या किया, फोकस किया, किसके ऊपर ध्यान दिया, एम्फेसाइज्ड ऑन मॉडर्नाइजिंग द करेंसी को मॉडर्न बनाने पे, यानी कि पेपर करेंसी लाना, उसको थोड़ा मॉडर्नाइज करना, जो अभी के फॉर्म में हम देख पा रहे हैं कुछ वैसे। बैंकिंग, लीगल एंड जुडिशियल सिस्टम, यानी जो काम फ्रैंकफर्ट के पार्लियामेंट के 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को करना था, जो काम उन कॉन्स्टिट्यूशन से चलाने वाले लोगों को करना था, वो काम ये मोनार्क के लोग कर रहे हैं। यानी कि अनजाने में यही लोग सुधर गए हैं, अनजाने में ये लोग क्या बन गए हैं, रिप्रेजेंटेटिव बन गए जनता के, यानी बिना चुने ही ये उनके लिए वर्क करने लग गए हैं। तो यही तो अनजाने में उन्होंने क्या बना दिया, यूनिफिकेशन कर दिया जर्मनी का, ठीक। The new state emphasized on modernizing the currency, banking, legal and judicial system in Germany. जर्मनी की करेंसी को सुधारना, उसके लीगल और जुडिशियल सिस्टम को सुधारना, बैंकिंग सिस्टम को सुधारना, यानी जो भी पब्लिक सर्विसेज होती हैं जो जनता के लिए बहुत जरूरी हैं, जो एक रिपब्लिक कंट्री में होना ही चाहिए, जो एक डेमोक्रेसी के थ्रू रूल्स रेगुलेशन चलने चाहिए, वो सारे वर्क ये लोग कर रहे हैं। कौन लोग, ये कैसर विलियम के हेड में जो एम्परर बने हैं ना, ये सारे लोग जो हैं रिप्रेजेंटेटिव्स, वो सारे लोग असेंबली के, ठीक। द प्रशियन मेजर्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफन बिकम ए रोल मॉडल फॉर द रेस्ट ऑफ जर्मनी। ये प्रशिया के लोगों ने, इन प्रशिया के मोनार्क के हेड लोगों ने जो काम कर दिया, वो सारे डेमोक्रेटिक लोगों के लिए क्या बन गया, एक रोल मॉडल बन गया जर्मनी के अदर स्टेट्स के लिए, कि ये लोग ऐसे यूनिफिकेशन कर सकते हैं। मोनार्क लोग
अपनी पोस्ट पे रहते हुए जब इस तरह का काम कर सकते हैं, यूनिफाई कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते ना। इस तरह की जो प्रेशियन मेजर्स हैं, इसके जो उपाय हैं, इसके जो प्रैक्टिसेस हैं, इसके जो काम है, ये सारे दूसरे जर्मन स्टेट के लिए क्या बन गए, एक आदर्श बन गए, रोल मॉडल बन गए कि हाँ हमें भी ऐसा करना चाहिए। बिना लिबरल्स मूवमेंट चलाए, बिना लगड़े झगड़े क्या कर सकते हैं, यूनिफिकेशन कर सकते हैं, रिवोल्यूशनरीज का रिवोल्यूशन रोक सकते हैं, सारा वर्क हम कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर देखा कि जर्मनी के यूनिफिकेशन में कुछ खास मेजर इवेंट हुए। सबसे पहला मेजर इवेंट वही है कि प्रशिया की लड़ाई चल रही थी किससे, ऑस्ट्रिया डेनमार्क और फ्रांस से। ये लड़ाई चली 7 सालों तक और लड़ाई आखिर खत्म हुई प्रशियन विक्ट्री के साथ, और इसी के साथ क्या हो गया, प्रशियन विक्ट्री के साथ ही यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी कंप्लीट हुआ। दूसरा, जनवरी 1871 में कैसर विलियम फर्स्ट को प्रशिया का नया किंग डिक्लेयर किया गया, जर्मनी का नया किंग डिक्लेयर किया गया, प्रशिया का किंग नहीं, जर्मनी बोलेंगे, प्रशिया तो एक उसका पार्ट ही था, ठीक। तो जर्मनी का न्यू किंग क्या किया गया, इसे डिक्लेयर किया गया, ठीक। दूसरी बात कि फिर से जनवरी 1871 में मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में कौन कौन आए थे, एक असेंबली बनी थी, उस असेंबली में कौन कौन था, कैसर विलियम फर्स्ट उसका हेड था, जाहिर सी बात है पूरे जर्मनी का हेड है तो वो भी असेंबली का हेड रहेगा। आर्मी के रिप्रेजेंटेटिव आए थे, जर्मन स्टेट्स के दूसरे जो जर्मन स्टेट्स उनके प्रिंस आए हुए थे, साथ ही साथ प्रशिया के चीफ मिनिस्टर ऑटो वन बिस्मार्क आए हुए थे। इन सारे लोगों ने मिलकर असेंबली बनाई, ठीक, डेमोक्रेटिक तरीके से समझ लीजिए। और तो और जो नई गवर्नमेंट फॉर्म हुई है, इसने फोकस किसके ऊपर किया है, इस कंट्री में, जर्मनी में करेंसी को मॉडर्नाइज करना, बैंकिंग सिस्टम सुधारना, लीगल और जुडिशियल सिस्टम जो भी है ये सब जर्मनी में इनको सुधारना, डेवलप करना, स्ट्रॉन्ग बनाना, जिससे हम आम आदमी को आसानी हो, कंट्री का डेवलपमेंट हो, ये सारा काम इन्होंने किया। और तो और ये जो प्रशिया में जो अपनाए गए उपाय हैं, मेजर्स हैं, मेथड्स हैं, प्रैक्टिसेस हैं, ये दूसरे जर्मन स्टेट्स के लिए क्या बन गए, एक रोल मॉडल बन गए कि दूसरे स्टेट्स, जो जर्मन के जो स्टेट्स हैं उन्हें भी देखना चाहिए, सीखना चाहिए और यही वर्क करना चाहिए। तो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। हमने आज जर्मनी का यूनिफिकेशन पूरी कंप्लीटली पढ़ा, हमने सर्वडम और बॉन्डेड लेबर का अबॉलिट भी पढ़ा, और साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि जर्मनी के यूनिफिकेशन में जो जो मेजर इवेंट्स हुए हैं उनकी भी बात हमने की है। तो स्टूडेंट्स ये वीडियो लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है। इसके बाद आने वाले वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे इटली के यूनिफिकेशन की, और उसमें किसका रोल प्ले रहा है वो भी हम देखेंगे। तो स्टूडेंट्स ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, आपको अगर जो भी डाउट्स है तो कमेंट कर दीजिए, हम आपके डाउट दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो इसी तरह देखते रहिए और हमारे चैनल पर बने रहिए विद्या स्थलीवाले सर।